सॉरी, एक्चुअली मेरा वाईफाई प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा ड्यू टू रेन। सो जल्दी से शेयर कर देती हूँ इससे पहले कि फिर से वाईफाई चला जाए। सो वो सत्संग क्या है कि कुछ टाइम पहले, अब तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से अबव हो चुका है, तो एक आंटी के घर ना सत्संग की सेवा थी हमारी। मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया हुआ है, बट एक ही बारी करा था और उस दिन वो सत्संग सेव हो भी नहीं पाया था, तो इसलिए वही सत्संग शेयर करूँगी। तो जिन आंटी के घर सत्संग था वो गुरुजी को नहीं मानती थी और कभी बड़े मंदिर भी नहीं गई थी। हाँ, बस उनके रिलेटिव में कोई हैं जो गुरुजी को मानते हैं, तो उनके रिलेटिव में किसी ने गुरुजी का सत्संग करवाया और उनको भी बुलाया हुआ था कि आप भी आना। तो वो चली जाती हैं। जब वो फ़र्स्ट टाइम जाती हैं तो गुरुजी के आगे माथा टेकती हैं और आगे आगे ही बिल्कुल बैठ जाती हैं जहाँ गुरुजी का दरबार लगा होता है। तो जब वो बैठी होती हैं तो कहती हैं कि मैं आंखें बंद करके बैठी होती हूँ, तो उस वक्त मुझे आवाज़ आती है, हुन हुन तू करवाना है। तो आंटी ना समझ नहीं पाती कि ये इतनी पंजाबी कौन बोल रहा है और हुन तू करवाना है मीन्स कि ये अब तुझे कराना है, मीन्स ये सत्संग। तो आंटी ना उस टाइम पे इतना नोटिस नहीं करती क्योंकि उनको गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो वो सोचती हैं कि शायद मुझे ऐसा डाउट सा हुआ होगा, पता नहीं किसकी आवाज़ थी, तो वो भूल जाती हैं। और जब सत्संग हो जाता है अपने घर चली जाती हैं। नेक्स्ट डे वो बड़ा सोचती हैं कि ये किसकी आवाज़ थी और क्या था, कुछ समझ नहीं आया उनको। चलो उसके बाद ना धीरे धीरे उनके माइंड से वो चीज़ निकल गई, वो स्किप आउट हो गई। फिर कुछ टाइम बाद उनके रिलेटिव ने फिर से सेकंड टाइम गुरुजी का सत्संग करवाया और फिर से उनको बुलाया कि तुम भी आना, क्योंकि वो उनके सारे रिलेटिव्स वो इनवाइट करते थे जो भी गुरुजी को मतलब वो मानते हैं। तो उन्होंने ना अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया था, तो इनको भी बुलाया था। तो ये आंटी फिर से गई, इन्होंने फिर से माथा टेका और फिर से गुरुजी के बिल्कुल आगे पास में बैठ गई और आंखें बंद कर ली और फिर से इनको आवाज़ें हुन तू कराना है। जब सत्संग ओवर हुआ ना तो उन आंटी ने अपनी रिलेटिव से ये बात सारी डिस्कस करी और पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं 2 बारी तुम्हारे घर सत्संग पे आई हूँ, दोनों बारी मेरे को ये आवाज़ आई है, तो ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दो। तो वो आंटी ना जिनके घर सत्संग था वो उन्हें कहती हैं कि ये इतनी ठेठ पंजाबी ना हमारे गुरुजी बोलते हैं जिनके सत्संग में आप आए हो। तो कहती है अच्छा, फिर कहती है अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि उनको पंजाबी आती नहीं थी। तो वो कहती हैं कि इस लाइन का मीनिंग है कि अब ये तुम्हें करवाना है। तो कहती मैं समझी नहीं क्या करवाना है। तो उन्होंने कहा जो सत्संग जिस सत्संग में तुम आई हो वो ही सत्संग तुम अपने घर पर करवाओ। क्योंकि आंटी की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको खुद के हेल्थ इश्यूज़ भी थे और दूसरा जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते थे, हद से ज़्यादा, और बच्चे उनके छोटे हैं और कोई है भी नहीं उनके घर में, तो मेन वही है, तो सब कुछ उनके ऊपर ही है। तो उनको हमेशा टेंशन रहती थी और उनसे ना इसी चीज़ को लेकर लड़ाई भी बहुत होती थी, बहुत बारी हुई है। तो आंटी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ना सत्संग करवा लेती हूँ गुरुजी का, 1 मिनट वेट करना। अब जल्दी जल्दी मैं भूल गई क्योंकि वैसे मैं लाइव सत्संग सुनाने के लिए आई ही नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, तो वो आंटी ना अपने घर आ जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनके ना नेबरहुड में एक आंटी हमारे घर के यहीं से रहकर शिफ्ट होकर वहाँ चली जाती हैं। तो आपस में जैसे फ्रेंड सर्कल बन जाता है, तो ऐसे उनका फ्रेंड सर्कल बन चुका था। तो वो आंटी उस लेडी से पूछती हैं जो हमारे घर के पास रहती थी, जिनको पता है कि ये गुरुजी को मानते हैं और सेवा भी करते हैं। तो इन्होंने आपस में ऐसे बात करी कि ऐसे ऐसे ना मुझे ना गुरुजी का सत्संग करवाना है, तो आपको पता है यहाँ कोई है जो गुरुजी की सत्संग मतलब सेवा कर दे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या क्या होता है, तो कोई है तो आप मुझे बता दो। अब बाई चांस की बात है गुरुजी ने मिलवाया भी उनको उस लेडी से जो हमें जानती थी। तो उन आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे बिल्कुल सामने एक घर है, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और उनके घर ना सत्संग भी होता है, वो सेवा भी करते हैं। तो कहती है अच्छा, फिर आप मेरे को उनके घर ले चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ले चलूँगी। नेक्स्ट डे की उनकी बात फाइनल होती है, बट नेक्स्ट डे वो लेडी जिन्होंने उनको लेकर आना होता है उनको कोई काम पड़ जाता है और वो आ नहीं पाती। तो वो ना हमारा एड्रेस उस लेडी को दे देती है कि तुम खुद चले जाओ और सारी बात उनसे जाकर कर लेना, वो बता देंगे आपको जैसा भी होगा। तो वो कहती है ठीक है। अब शाम के टाइम वो आंटी हमारे घर आती हैं, हम तो जानते नहीं हैं उनको। तो वो आई और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी का सत्संग करवाना है। तो हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। विंटर्स का टाइम था उस टाइम, आई थिंक नवंबर या दिसंबर की बात थी। तो आंटी ने बोला कि मुझे सत्संग करवाना है, तो हमने कहा ठीक है। तो कहती है मुझे सब कुछ बता दो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। अब बात आई टाइमिंग्स पे, तो कभी भी इतने सत्संग की सेवा करी है और
बहुत सारी सत्संग में गई भी हूँ, बट मैं ना कभी किसी को लंगर प्रसाद या फिर टाइमिंग को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। जिसको जो टाइम ठीक लग रहा है वो उस टाइम पे कर लो, ये मैं बोलती ही नहीं हूँ। बस कोई बता दे इतने बजे सत्संग है तो ठीक है हम आ जाएंगे। तो ऐसे ही ना वो आंटी जब बात कर रही थी तो वो ना जिद पे अड़ गई क्या कि मुझे ना 6 से 8 में सत्संग करवाना है। 1 मिनट, 6 से 8 नहीं, 5 से 7, सॉरी 5 से 7 सत्संग करवाना है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी 5 से 7 सत्संग का क्या टाइमिंग है? मतलब आप गुरु जी को बुला रहे हो। सत्संग हम किसके लिए मेन करते हैं? हमारे गुरु जी महाराज के लिए। हम अपने रिलेटिव्स के लिए सत्संग नहीं कर रहे हैं। हमने उनको नहीं दिखाना कि हम अपने रब को मानते हैं या हम क्या बना रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, ये सब नहीं। गुरु जी ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं देखते थे। रब को अगर मानना है तो दिल से मानो, दिखावा मत करो। दिखावा करोगे तो उसमें आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन रब को नहीं बना सकते, राइट? तो उस टाइम पे मैंने उन आंटी को ये बात बोली कि आंटी आप जब गुरु जी को, आपने सत्संग किसके लिए रखा है? कहती गुरु जी के लिए। तो मैंने कहा आप गुरु जी को देखो। कहती नहीं, मेरे ना रिलेटिव्स ने आना है, बड़े दूर से आना है उन्होंने, तो वो ना बहुत लेट हो जाएंगे घर पहुँचने में और वो लोग फिर मना कर देंगे कि हम नहीं आ रहे। मुझे बड़ी अटपटी सी ये बात लगी कि आप सत्संग करवा रहे हो गुरु जी के लिए, टेंशन आपको आपने अपने रिलेटिव्स की है, तो इसका मतलब आप सत्संग किसके लिए करवा रहे हो? रिलेटिव्स के लिए, ऑब्वियसली। बड़ी देर तक इस पर आर्ग्यूमेंट हुआ, नहीं मानी। फिर मैंने हार के कह दिया ठीक है आंटी, आपको जो टाइम पे सत्संग करवाना है आप बता दो, हम आ जाएंगे। कहती ठीक है। अब वो तो अपनी तरफ से सेटिस्फाई होकर खुश हो गए, चली गई। मेरे मन में खटपट हो रही थी कि यार 5 से 7 का क्या सत्संग का टाइम है? मीन्स आप गुरु जी को इन्वाइट कर रहे हो, हमारे घर कोई आता है, कोई गेस्ट भी आता है, हम उसको क्या ऐसे ही किसी भी टाइम पे बुला लेते हैं कि या तो 5 से 7 में अपना डिनर कर और जा? ऐसा तो नहीं होता ना। कोई आता है हमारे घर, हम उसको फुल रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ उसके आगे रखते हैं। जबकि वो इंसान जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ही लोग आपका साथ नहीं देते। और एक रब जो 24 घंटे हमारे लिए हर वक्त बैठे हैं, हर वक्त हमारी हर बात को सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशंस देते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें पॉजिटिव करते हैं, हमें मुसीबतों से निकालते हैं, हमें गलत लोगों से बचाते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। जो हमें मरने से बचाते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। वो कौन है? वो गुरु जी हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे रब हैं। तो हम उनको नहीं देख रहे ना। हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? रिलेटिव्स को, अपने रब को नहीं। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? गुरु जी को। सो अब क्या होता है, वो आंटी तो अपना चली जाती हैं। अब थोड़े दिन बाद उनके घर सत्संग होता है तो मैं पहुंच जाती हूँ। अब जब उनके घर गए ना तो उन्होंने ये पहला सत्संग तो विंटर्स में कराया था और फिर जब दूसरी बारी सत्संग हुआ था तब समर्स का टाइम था। तो आई थिंक ये वाला सत्संग समर्स का है, हाँ गर्मियों वाला था। तो क्या हुआ था, उन्होंने ना जिस फ्लोर में अपनी शिफ्टिंग करी थी, मीन्स अभी नए नए शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे फैंस वगैरह ना प्रॉपर अभी लगा कुछ नहीं था। और वहाँ ना पूरा जो उनका फ्लोर था ना वो पूरा बंद था एक तरह से। मतलब कोई कहीं से भी हवा नहीं। एसी भी रूम में लगा हुआ है तो वो भी बाहर हवा नहीं दे रहा, वो भी वर्क नहीं कर रहा था। फैंस भी बिल्कुल मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब इतनी सफोकेशन वहाँ पर हो चुकी थी कि वहाँ पर आप 10-15 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। और मेरी सिस्टर की उस वक्त पे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो तो बिल्कुल नहीं वहाँ रुक सकती थी। वो आई, डेकोरेशन का उसका वो ही करती है, तो आई थी वो डेकोरेशन के लिए। बट मैं इतनी देर से वहाँ पे थी तो मैं तो मतलब झेल रही थी कि हाँ चलो कोई नहीं, पंखा नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। गर्मी बहुत हद से ज़्यादा थी और ना कुछ भी नहीं, एसी कूलर कुछ भी नहीं वहाँ वर्क कर रहा था। तो हमें तो रुकना ही था, वहाँ सेवा करनी है तो। बट मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने उसे कहा कि तू ना घर चली जा, तो मत रुक, अगर हमें ठीक लगेगा तो हम तेरे को बुला लेंगे। क्योंकि ऐसे गर्मी में नहीं उससे मतलब ना थोड़ी उस टाइम पे वीकनेस थी तो उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। ये थोड़ा दिक्कत थी उस टाइम पे उसकी, क्योंकि उसकी मेडिसिन तभी बंद हुई थी। तो वो चली जाती है घर। अब बारी आती है डेकोरेशन की कि डेकोरेशन क्या करें। मुझे डेकोरेशन आती नहीं थी, आती आज भी नहीं है। जैसे करती हूँ वो गुरुजी करवाते हैं, वो भी बहुत कभी कभी होता है कि जब मेरी सिस्टर नहीं करती तब बस, नहीं तो वो सेवा उसकी है और वो गुरुजी उसी से करवाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने हर किसी को अलग अलग सेवा दे रखी है, ऐसे ही उसको दे रखी है। तो अब उस दिन ना जब डेकोरेशन की बारी आई तो इतने सारे फूलों की वो थैलियाँ और वो हार इतने सारे। अब मेरा तो दिमाग ख़राब सब देखकर। मैं कभी एक हार उठा रही हूँ, कभी दूसरा हार उठा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसको कहाँ लगाऊँ। गुलाब के फूल की माला उठा रही हूँ, वहाँ रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ। फिर ना मैं हार के ना 10-15 मिनट तो बैठ गई। गर्मी इतनी थी मेरे सर पर ना चढ़ गई, ऊपर से पानी नहीं मिला कुछ भी, मतलब बिल्कुल हालत ख़राब।
हार के मैं बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी चोला तो लगा दिया, गद्दी भी आपकी सजा दी, अब बात आती है डेकोरेशन पे तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मेरे को तो आती नहीं है, आपको पता है। अब आप या तो दिमाग चलवाओ मेरा। फिर गुरुजी ने दिमाग में जैसे जैसे बताया मैं बनाती गई। मैंने खड़े होकर कुछ नहीं देखा, कभी मैं एक हार उठा रही हूँ, मतलब मैं फुल कंफ्यूज्ड कि मैं कौन से हार को कहाँ रखूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब की ही नहीं तो ऑब्वियसली ये भी एक दात होती है जो रब बख्शता है। ये नहीं है कि मेरी सिस्टर ने कोई डेकोरेशन सीखी हुई है, नहीं। गुरुजी उसको जिस भी सत्संग में सेवा होती है ना, हमारे घर भी सत्संग जब होता है तो उससे पहले ही उसके माइंड में डेकोरेशन पूरी उसके माइंड में डलवा देते हैं कि ऐसे ऐसे सजाना है तुम्हें, और वो वैसे वैसे ही सेम डिज़ाइन बना देती है। ये उसके साथ है। और अब जब वो नहीं वहाँ पर थी, मैं थी, तो फिर गुरुजी ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि ऐसे ऐसे सजा, मैं सजाती गई। अब मैं ना जब सजा रही थी तो एक आंटी ना खड़ी थी वहाँ पर, वो जिनके घर सत्संग था उनकी मासी थी, तो वो खड़ी होकर ना कंटिन्यूसली मुझे ही देख रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं ऐसे क्यों देख रही है आंटी। तो कहती बेटा कोई हेल्प करवा दूँ। मैंने कहा हाँ, आप ना गुलाब के फूल मुझे तोड़ के दे दो, पेटल्स उसकी। कहती चल ठीक है। वो मुझे ना तोड़ के पेटल्स देने लगी। तो जब उन्होंने मुझे सारी पेटल्स दे दी ना, तो मैंने वो सारा जो भी डिज़ाइन बनाया था उसमें मैंने वो डाल दी। जब मैंने डाल दी तो वो आंटी फिर साइड में खड़ी है, बड़े ध्यान से डेकोरेशन देख रही है। मैंने सोचा पता नहीं, मुझसे लगता है ऐसी डेकोरेशन हो गई है ख़राब, अब ये ना आंटी कुछ कहे ना मेरे को। मैंने कहा गुरुजी आप ही संभाल लेना, अम्मी मेरे को तो आती नहीं है, मैंने तो फर्स्ट टाइम करी है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने ना डेकोरेशन कर दी। करके जब मैं खड़ी हुई तो आंटी मुझे कहती है कि बेटा डेकोरेशन तो बहुत अच्छी करी है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैंने देखी भी नहीं डेकोरेशन अपनी, क्योंकि मैं लगी हुई थी, टाइम नहीं था। 5 बजने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स रह गए थे, और जिनके घर सत्संग था वो आंटी का अता पता ही नहीं था। एक तो वहाँ पे स्पीकर नहीं, पेन ड्राइव नहीं, माइक नहीं, और जिनके घर सत्संग है वो आंटी भी नहीं है, उनके हस्बैंड भी नहीं है। सत्संग कौन करेगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। मैं बहुत देर से सबको बोल रही थी कि जिनके घर सत्संग है उस लेडी को बुलाओ, भाई वो कहाँ है। तो वो आंटी ना लंगर प्रसाद की तैयारी में लगी हुई थी, ऊपर नीचे बस इसी चीज़ में। फिर वो आई, फिर मैंने पूछा कि आपने स्पीकर मंगवाया? कहती स्पीकर ना मेरा घर का है तो वही चल पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा आप एक बार ही चेक करवा लो। कहती मुझे पेन ड्राइव दो। मैंने उनको पेन ड्राइव दे दी। अब उन्होंने ना पेन ड्राइव लगाई और वो वर्क ही नहीं कर रही थी, अब स्पीकर ही ना चले। तो वहाँ पे 2-3 लड़के थे, तो उन्होंने कहा लाओ हम देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप देख लो। उन्होंने 1 घंटा लगा डाला, वो स्पीकर चलने को ही नहीं आया। मतलब 5 बजे से ऊपर टाइम हो गया, 5:15 हो गए, 5:30 हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। ना स्पीकर, ना पेन ड्राइव चल रही, ना माइक था वहाँ पर। अब कुछ समझ ना आए कि अब क्या करें। अब मुझे, और 5 बजे वो आंटी ने सबको सत्संग का बोला हुआ था, तो उसमें एक अंकल आंटी आए जो गुरुजी को मानते थे। अब वो अंकल ना इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, कुछ में ये होता है कि इतना मानते नहीं लेकिन दिखावा ज़्यादा। तो वो चीज़ ना वो अंकल में मुझे दिख रही थी। उन्होंने क्या किया, वो आते ही ना मुझे गुस्सा करने लग गए। कहते सत्संग किसने करना है यहाँ पर, सेवा किसकी है? मैंने बोला अंकल मेरी है। तो कहते आपको पता नहीं है 5 बज गए हैं, आपको नहीं पता कि गुरुजी का एक टाइम फिक्स होता है। अगर 5 बजे टाइम आपने सत्संग का बोल दिया तो गुरुजी 5 बजे आएंगे, अगर आप उसके बाद सत्संग करोगे तो वो नहीं आएंगे। ये लाइन जब उन्होंने बोली तो मैं बड़ी हैरान हुई। क्यों? क्योंकि रब क्या किसी से टाइम पूछ कर आएंगे? और रब ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है। जब भी आप गुरुजी से जुड़ते हो ना, तो आप गुरुजी से नहीं जुड़ रहे, आप गुरुजी के पास नहीं गए हो, गुरुजी ने आपको अपने पास बुलाया। रब जब तक नहीं चाहता ना, तब तक उनसे कोई भी नहीं जुड़ सकता। और गुरुजी के मंदिर, उनके सत्संग में तो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई पैर भी नहीं रख सकता, ये सबको पता है। और जिस दिन हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, गुरुजी उसी दिन हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। वो ना ही वहाँ से कभी जाते हैं, ना ही वहाँ से कभी वापस होते हैं। जिस घर में गुरुजी चले गए वो वहीं पर विराजमान है। आज हर घर में गुरुजी विराजमान है। सत्संग ये नहीं होता कि सत्संग हो रहा है तो गुरुजी उसी टाइम पर आए हैं, उससे पहले गुरुजी थे ही नहीं, वो वहीं पर हैं। बस बात क्या होती है, जब हमारे घर में सत्संग होता है हम सब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, अपने अपने रूम से रेडी होकर आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज को भी बहुत शौक़ था, अच्छे अच्छे चोले। तभी तो वो कहते थे कि जब मंदिर में आओ खुश होकर आओ, जैसे पार्टी में फंक्शंस में तैयार होकर जाते हो वैसे मेरे पास आया करो, खुश होकर सुंदर बनकर आया करो। तो गुरुजी बस सत्संग में तैयार होकर बाहर आते हैं, अपने रूम में से वो बाहर आते हैं। जैसे हमारे रूम से वैसे गुरुजी का रूम है हर घर में, तो गुरुजी कहीं जाते नहीं हैं। तो मैंने ना इस बात पे उन अंकल को कुछ नहीं बोला, मैं ना चुप रही, और मेरे को ना बड़ा फील हुआ, मैं चुप रही उस वक्त पे।
मैंने बोला इतना कहा कि अंकल गुरुजी इस घर में ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं, तभी सत्संग हो रहा है, वो कहीं गए नहीं ना, वो कहीं से आ रहे हैं, वो यहीं पर हैं, बस एक वेलकम होगा जब वो अपने रूम में से निकल के आएंगे डैट से। अंकल बहुत गुस्सा करने लग गए वो ना। फिर उनकी वाइफ ने उनको बोला आप इतना क्यों बोल रहे हो, बच्ची मतलब छोटी है, आप उसको क्यों इतना सुना रहे हो, चुप रहो मत बोलो। उन्होंने ना अंकल को शांत करा के बिठा दिया। अब जब वो अंकल बैठ गए तो 5:30 या पता नहीं, हाँ 5:30 या 5:35 हो रहे थे। तो उस टाइम तक स्पीकर में जो पेन ड्राइव है वो नहीं चल रही थी। हार के स्पीकर चला तो उसमें पेन ड्राइव नहीं वर्क कर रही। फिर वो दीदी ने बोला कि रुको मैं ना स्पीकर ना कहीं और से मंगवाती हूँ। उन्होंने स्पीकर वाला अरेंज करा, उसने आने में ही बहुत देर लगा दी। फिर उसके बाद जब वो आया तो दीदी वहाँ से गायब, वो नीचे चली गई लंगर प्रसाद के लिए। ऐसे करते करते 5:45 हो गए। और वो अंकल, उनका तो इतना ज़्यादा मुंह बन गया, इतना गुस्से से मुझे देख रही जैसे बस अभी मेरा बैंड बजने वाला है। तो मैंने ना कुछ कहा नहीं उनको, मैं अपना शांत रही। उसके बाद ना 6 बजने से 5 या 10 मिनट पहले सब कुछ अरेंज हो गया। आंटी पूरी रेडी, लंगर प्रसाद पूरा तैयार, स्पीकर आ गया, पेन ड्राइव चलने लग गई। आंटी के जो हस्बैंड है वो घर पे आ गए, सब कुछ हो गया। सत्संग कितने बजे स्टार्ट हुआ? 6 बजे। और आंटी ने कितने बजे बोला था? 5 बजे। और मैंने उनको कितने बजे कहा था? 6 बजे कि आप 6 बजे सत्संग करवाना, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो हमारी मर्ज़ी नहीं चलती गुरुजी के आगे, मर्ज़ी किसकी चलती है? गुरुजी की। वो आंटी ने अपने रिलेटिव्स को देखकर 5 बजे का टाइम रखा, लेकिन गुरुजी तो बैठे हैं, वो अपने टाइम पे ही सत्संग करवाएंगे। उन्होंने 6 बजे करवाना था, वो 6 बजे उन्होंने स्टार्ट करवाया। अब जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या कि जोत जली। जब जोत जली ना तो जोत के ऊपर जो है एक ट्रांजी सा वो होता है ना, जैसे पहले ना एक लालटेन आती थी ना, तो उसका जो बाहर का जो शीशा होता है वो देखा ना कैसी शेप में होता है, तो वैसी शेप में उनके पास एक लिड थी। उन्होंने ना जोत को उससे कवर्ड कर दिया था। तो जब उन्होंने उससे कवर्ड कर दिया तो जोत जब जली ना, तो कुछ देर बाद जो जोत की लो होती है ना, जो ब्लैक ब्लैक सी निकलती है, उससे उस पर पूरा एक ओम बन गया, जैसे किसी ने पेन से प्रॉपर ड्रॉ करा। और वो मैंने देखा। जब मैंने देखा तो मैंने ना, वहाँ जितनी भी संगत थी सब नहीं थी, क्योंकि सारे रिलेटिव्स उनके गुरुजी को कोई भी नहीं मानता था सिवाय एक अंकल आंटी के। तो सबने देखा ओम, सब हैरान कि अरे वाह ओम, मतलब सब शॉक्ड थे। पहली बार ही कोई दर्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग सब बड़े मज़े से देख रहे, बड़े खुश हुए कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आ गए, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। उसके बाद क्या हुआ कि हम अपना लग गए चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद वगैरह मैं बनाने लग गई। फिर मैंने ना हलवा प्रसाद बनाया, तो मैंने ना उसको कैसरोल में रख दिया, और कैसरोल में रखने के बाद गुरुजी के पास रखवा दिया था भोग के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1 मिनट, बात आई चाय प्रसाद की। तो जब चाय प्रसाद बनना था ना, तो किचन में ऑलरेडी सब जितनी भी एक आंटी थी वहाँ पर, वो लंगर प्रसाद बना रही थी। तो उन्होंने सारी गैस फुल कर रखी थी, एक पे सब्जी बन रही है, एक पे कुछ बन रहा है, फ्री ही नहीं थी कोई भी, अब किस पे बनाए हम। तो वो आंटी ने बोला एक काम करो, ऊपर ना टेरेस पे चले जाओ, वहाँ पर एक ना बड़ा सा बर्नर पड़ा है, और उसमें जाके ना चाय बना लो आप। अब मैं सोचूं कि यार मैं इतनी अनजान जगह पे हूँ, मुझे क्या पता ऊपर टेरेस पे मुझे ये भेज रहे हैं, और हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो मैंने कहा आंटी मैं ऊपर पानी कैसे लेकर जाऊँगी, मुझे चाय, ये चीनी पत्ती, ये सब मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं है, मैं बार बार ऊपर नीचे आऊँगी, मुझे नीचे भी देखना है। तो कहती कोई बात नहीं, मैं ना किसी अंकल को बोलती हूँ। अब उन्होंने बुलाया भी उन्हीं अंकल को जो मेरे को ऑलरेडी गुस्सा कर रहे थे। वो आए, उन्होंने पतीला उठाया और पानी की बॉटल्स उठाई, और जो चीनी पत्ती वगैरह सब ऊपर लेकर चले गए। टेरेस पे जब हम गए तो वहाँ पर तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था। अब अंधेरे में मैं चाय कैसे बनाए? तो वो अंकल मुझे गुस्सा करने लग गए, पता नहीं क्या करते हो, कोई तरीका ही नहीं है, ये है वो है, पता नहीं कुछ ना कुछ बोले जा रहे। मेरे को ना उस वक्त बहुत रोना आ रहा था, मैं मतलब थोड़ा सा रोई भी, मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को बिना बात के अंकल गुस्सा करे जा रहे हैं, मेरी कोई गलती भी नहीं है, जबकि मैं अपने पूरे टाइम पे आई, मैंने सब कुछ करा, लेकिन फिर भी अंकल मुझे सुनाए जा रहे हैं। तो अब आप देखो इनको। मैंने ना अंकल को बोला, अंकल मुझे कहते मैं बनाऊंगा चाय। मैंने कहा अंकल ये सेवा ना मेरी होती है चाय प्रसाद की, तो ये मुझे बनाने दो आप। गुस्से में मुझे बोलते चाय मैं बनाऊंगा, आप नीचे जाओ। और ना मतलब उन्होंने ना ऐसे मुंह हिलाकर मेरे को बोला, बड़े अजीब तरीके से, बहुत एटीट्यूड में बोला। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ, मैं नीचे आ गई। वो नीचे आई तो वो आंटी मुझे कहती हैं कि आप चाय नहीं बना रहे। मैंने बोला कि आंटी मुझे वो अंकल गुस्सा कर रहे हैं, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी, एक तो ऊपर लाइट नहीं जल रही, वो अंकल खुद चाय बना रहे हैं, वो मेरे को बनाने नहीं दे रहे और मेरे को बस डांटे जा रहे हैं। तो कहती चल कोई बात नहीं, तू ना नीचे रह, मैं देखती हूँ ज़रा, मैं बोलती हूँ उनको। तो फिर क्या हुआ कि वो अंकल 2 मिनट बाद ही नीचे आ गए
कि मेरे से नहीं बन रही, मुझे नहीं समझ में आ रही कैसे बनेगी चाय, तो आप जाकर बना लो अपने आप। ऊपर पानी मैंने डाल दिया, उसके अंदर पत्ती चीनी देख लो कितनी डालनी। ऐसे हम ऐसी टोंट में मुझसे बोल रहे। अब मैं कहूँ यार आज हद हो गई, मतलब गुस्से पे गुस्सा ही करे जा रहे हैं अंकल मेरे को, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मुझे सुना रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है अंकल, मैं चली जाती हूँ। अब मैं ऊपर गई, फिर से लाइट नहीं है, अंधेरा, मैं कैसे क्या करूँ। मैंने मना कर दिया कि आंटी प्लीज़ आप नीचे जो भी आपने बर्नर फ्री करना है करो, मैं चाय प्रसाद नीचे बनाऊंगी, मैं ऊपर नहीं बनाने वाली। एक तो पूरा ओपन एरिया, कुछ भी चाय प्रसाद में गिर जाएगा, गुरुजी को भोग लगना है, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी। तो उन्होंने ना उन अंकल को बोला आप ऊपर से सारा सामान लेकर नीचे आ जाओ। तो अंकल वो सारा सामान ले आए, बस वो वाटर बॉटल ऊपर भूल आए और सब कुछ नीचे ले आए। फिर मैंने नीचे चाय प्रसाद बनाया और उसमें बहुत सारे ओम बने। वो मैंने और आंटी ने देखे, मैंने उनको भी दिखाए, क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग की सेवा कर रही थी। वो बड़ी खुश हुई कि इतने सारे होम बनते हैं, ऐसे दर्शन होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं। फिर मैं उनको सत्संग सुना रही थी अंदर किचन में। अच्छा, फिर जब चाय प्रसाद का भोग लगना था तो हमने चाय प्रसाद का भोग जिनके घर सत्संग था उन दीदी से रखवाया और उनके हस्बैंड से। अब उनके हस्बैंड ना और जो उनकी वाइफ है वो दोनों गुरुजी के पास मैंने उनको बिठा दिया और मैंने उनको बोला कि देखो आप किसी को भी मत देखो, कोई आपका रिलेटिव आ रहा है उनको हाय हेलो नमस्ते ये सब बाद में करना, अपनी आंखें बंद कर लो और गुरुजी में ध्यान लगाओ, क्योंकि आपके रिलेटिव्स कहीं नहीं जाने वाले। जब सत्संग ओवर होगा आपसे मिलकर जाएंगे, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा। कहती हाँ। तो मैंने कहा बस आप अपनी आंखें बंद करो दोनों, और जो भी आपके मन में प्रॉब्लम्स है ना वो सब गुरुजी से शेयर करो। वो आपके पास बैठे हुए हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। जब वो इतनी अपनी प्रेजेंस आपको फील करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहीं पर है। तो कहती हाँ। तो उन्होंने ना ये सारी बात अपने हस्बैंड को समझा दी। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने आँखें बंद कर ली अपनी और ध्यान में हो गए पूरे। मतलब पूरा सत्संग मैंने देखा, उन्होंने आँखें नहीं खोली। बस जब मैंने उन्हें बोला लंगर प्रसाद रखना है तब, उससे पहले नहीं खोली। जैसे ही उन्होंने आईज़ क्लोज्ड करी उनको 5 मिनट बाद ही रोजेस की फ्रेगरेंस आने लग गई। जबकि उनके घर में दरबार में गुलाबों से डेकोरेशन हुई थी, लेकिन उन गुलाबों में कोई फ्रेगरेंस ही नहीं थी। पूरा दरबार मैंने सजाया, हम लोग तो 4 बजे से आई थिंक सजा रहे थे और 6 बजे तक 2 घंटे में क्या फ्रेगरेंस नहीं आएगी गुलाबों की, आनी चाहिए बट नहीं आई, कोई भी फ्रेगरेंस नहीं थी। तो उन्होंने आंखें बंद करी, उनको फ्रेगरेंस आई बड़ी। तो दीदी ने ना आंखें खोली और मेरे को आवाज़ देने लगी। तो मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा, मैं गई उनके पास। कहती कि ना एक चीज़ हुई है अभी। मैंने कहा बताओ। कहती जैसे ही तू बोल कर गई मैंने आंखें बंद करी तो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को हमें फ्रेगरेंस आई है। मेरे हस्बैंड ने स्पेशल मेरे को हिलाकर बोला है कि तेरे को गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो इन्होंने कहा हाँ मुझे भी आ रही है। तो कहते हम तो बड़े हैरान हो गए कि गुरुजी मतलब साक्षात यहाँ विराजमान है। हम कितने बड़े मतलब बेवकूफ़ हैं कि हम सोचते हैं कि गुरुजी आएंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं हमें। तो मैंने बोला अब आप बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, आंखें बंद और अपने रब से बात करो। बस जो भी मन में प्रॉब्लम्स है ना वो सब उनसे शेयर करना। कहती ठीक है। वो आंखें बंद करके बैठ गई। अब वहाँ पर ना कुछ बच्चे और जितनी भी संगत थी ना वो सारी न्यू थी, तो वो थोड़ा बहुत शोर भी मचा रही थी। तो मैंने बीच में थोड़ा सा उनको डांट भी दिया, जो मैं यहाँ लाइन में भी कभी कभी डांट देती थी। तो मैंने उस दिन भी यही कहा, मैंने बीच में एक भजन स्टॉप किया 2 मिनट के लिए और सबको समझाया कि देखो गुरुजी के सत्संग में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप सत्संग में बात करोगे तो आपकी जो भी ब्लेसिंग्स होंगी वो सब ख़राब हो जाएंगी और गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जो सत्संग में भजन गुरबानी जो भी चले वो आपको नहीं भी समझ में आ रही, आप उसे सुनो, क्योंकि वही आपकी मेडिसिन है। आपको नहीं पता आप कौन से सत्संग से किस जगह से आप गुरुजी से क्या ब्लेसिंग ले जाओ, आप नहीं जानते। वो कहीं पर भी आपको ब्लेस कर सकते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से समझ गए और वो चुप करके गुरुजी के भजन सुनने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे, गुरबानी भी थी, लेकिन वो शांत बैठे हुए थे, सब बड़े से लेकर छोटा। सत्संग बहुत अमेजिंग जा रहा था। उसके बाद बारी आई आरती। जब आरती होने लगी तब मैंने क्या देखा, वही जिस पर ओम बना था, वो शीशे की जो लिड थी उसके ऊपर प्रॉपर 2 आंखें बन गई, पूरी आईज प्रॉपर जैसे पेन से किसी ने ड्रॉ करी है। सब ने देखी वो आरती। बस तब स्टार्ट होने वाली थी तो सब ने तब देखा और सब देखते ही रह गए। एक एक करके हर कोई देख रहा है, अरे इतने सारे दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं। हमने कहा हाँ गुरुजी तो ऐसे ही दर्शन देते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आरती हुई तो हमने वो गुरुजी की आंखों के दर्शन देखे। जो बीच में एक चीज़ मैं स्किप कर गई वो थी डेकोरेशन।
जब डेकोरेशन हो रही थी तो मैं उस टाइम जल्दी जल्दी में लगी हुई थी कि सब कुछ जल्दी से सेट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो अंकल मुझे इतना डांट चुके हैं, सत्संग का टाइम भी निकल चुका है। तो सिर्फ उनकी सेटिस्फैक्ट्री के लिए कि अब मेरे को ना कुछ बोले तो मुझे सब कुछ जल्दी सेट ऑफ कर लेना चाहिए। मुझे तो पता था कि गुरुजी ना कहीं जाते हैं ना वो कहीं से आते हैं, वो ऑलरेडी उस घर में विराजमान है और उन्होंने अपने टाइमिंग पे ही सत्संग स्टार्ट करवाना है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। गुरुजी ने 6 बजे स्टार्ट करवाना है ना, तो आप उसके आगे हिल ही नहीं सकते, और 6 बजे ही उन्होंने स्टार्ट करवाया। अब जब डेकोरेशन करके हटी ना, तो एक आंटी जो मुझे कंटिन्यूसली देख रही थी, उन्होंने क्या बोला कि बेटा ये जो तूने डेकोरेशन बनाई है अच्छी बनाई है, सुंदर बनाई है। मैंने कहा अच्छा आंटी, मैंने कहा मैंने तो सच बताऊँ देखी भी नहीं। कहती देख तो सही। तो मैंने कहा 2 मिनट में आ रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ। कहती ठीक है। तो मैं ना पता नहीं क्या वो फूल थे उनके ना, घर में मंदिर था छोटा सा बना हुआ, तो मैं वहाँ पर भी गुलाब के फूल रख कर आ गई। जब मैं आई तो वो आंटी मुझे कहती तेरे को पता है तूने डेकोरेशन में क्या बनाया? मैंने कहा नहीं। कहती तूने माता रानी की 3 पिंडियाँ बनाई हैं। जब मैंने, कहती देख, मैंने बड़ी देर नोटिस करा। जब मैंने देखा तो यार मैं सच में शॉक्ड थी कि ये तो सच में गुरुजी ने पिंडी बनवाई है, और जिनके घर में सत्संग था वो माता रानी को बहुत मानते हैं, और वो जिस आंटी ने देखा था वो भी माता रानी को बहुत मानती है। तो कहती गुरुजी ने देख तेरे से क्या बनवाया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई उस बात पे, बड़ा मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला दर्शन तो उन आंटी को गुरुजी ने वहीं पे ही दे दिया था कि माँ विराजमान है यहाँ, गुरुजी भी विराजमान है, क्योंकि माता रानियाँ सारी गुरुजी की बेटियाँ हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब हमारे गुरुजी के अंदर समाये हुए हैं, और जितने भी भगवान हैं हर धर्म के भगवान में हमारे गुरुजी समाये हुए हैं। सो कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये बात हुई। उसके बाद जब लंगर प्रसाद में हलवा प्रसाद के लिए मैंने कैसरोल को ओपन करा, तो उस कैसरोल में जैसे ही उसको खोला उस पर बहुत बड़ा ओम था। तो वहाँ जितनी संगत बैठी हुई थी मैंने सबको दिखाया, सबने देखा, सब बड़े खुश हुए कि वाह गुरुजी ने इसमें भी ओम दर्शन दिए हैं। सब बड़े शॉक्ड हो रहे थे कि ऐसे भी दर्शन होते हैं, मतलब सब देख के ना बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद फिर सत्संग भी बहुत सारे सुनाए। अच्छा, फिर जब सत्संग हो गया ना तो काफ़ी लेट हो चुका था, 10 साढ़े 10 आई थिंक बज गए थे, मुझे 11 बज गए थे घर आते आते। तो मैं घर पहुंची, और वो दीदी को पता था कि ये सोती तो है नहीं रात को, ये रात को जगी होती है, क्योंकि मैं गुरुजी के पास बैठी होती थी और संगत को बुक्स भेजती रहती थी अपनी। तो रात को 1:30 या 2 बजे के करीब वो आंटी मुझे मैसेज करती हैं, कहती है कि स्वाति तू सोई तो नहीं है? मैंने कहा नहीं दी। तो कहती है कि ना चल फिर मैं तेरे को एक बात बताती हूँ बड़ी अमेजिंग। मैंने कहा क्या? कहती बहुत बड़ा सत्संग हो गया मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो ज़रूर बताओ, फिर तो मैं सोऊंगी नहीं, वैसे भी नहीं सोने वाली अब तो, जब तक मुझे बताओगे नहीं। तो कहती है कि सुन, जब तू चली गई तो तू मेरे को बोल कर गई थी कि टेरेस पे कुछ सामान पड़ा हुआ है चाय का, तो आप एक बार ऊपर से देख लेना, सब उठा कर ले आना। मैंने कहा हाँ मैंने कहा था। कहती सब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं वो 10:30 तक गए, और उसके बाद ना मैंने सोचा कि रेस्ट करने से पहले मैं छत से सामान ले आती हूँ, क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं तो कुछ ख़राब ना कर जाएँ। तो कहती है मैं छत पर गई, अंधेरा था, और मैंने मतलब कोई होगा उनके पास कोई टॉर्च थी, कहती उससे मैंने देखकर सारा सामान मैं नीचे लेकर आ रही थी। तो कुछ सामान इकट्ठे करते करते ना गर्मी हद से ज़्यादा थी उस दिन, और उनके घर में बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी। तो वो कहती है मुझे ना प्यास लग गई। तो कहती वहाँ पे ना एक पानी की बोतल पड़ी थी जिसमें ना सिर्फ मतलब थोड़ा सा पानी था, हार्डली 4 to 5 सिप, बस इतना। तो कहती मैंने ना वो बॉटल को जैसे ही उसका ढक्कन कहती मैंने खोला तो उसके अंदर से गुलाबों की फ्रेगरेंस, कहती है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रूह अफ़ज़ा की बोतल रख दी हो। कहती मैं बड़ी हैरान हुई कि इस बॉटल में तो पानी ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, और इसके अंदर गुलाबों की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो तो एक नॉर्मल पानी की बॉटल है। वो बड़ी शॉक्ड हुई। उन्होंने सारा सामान छत पर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं उठाया, बॉटल उठाई, नीचे आई अपने फ्लोर पर, आते ही अपने हस्बैंड के पास गई, कहती इसे पियो। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहती पियो तो सही। तो ना अंकल ने एक सिप लिया, लेते ही वो कहते हैं यार इसके अंदर से तो गुलाबों की खुशबू आ रही है। फिर उनके 2 बेटे हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े ना गुरुजी को बहुत मतलब बड़े खुश होकर दिल से मान रहे थे। तो उन्होंने भी पिया, वो भी कहते हैं मम्मी इसके अंदर तो गुलाबों की खुशबू आ रही है, ये कैसे हुआ? आगे भी हम रोज़ पीते हैं इसमें पानी, ऐसे तो कभी नहीं आती। तो अब उनको पता चल गया था कि ये गुरुजी की प्रेजेंस है। फिर उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को भी दिया 2 घुट पानी, कहती हमने वो सारा जल पी लिया। अब गुरुजी ने वहाँ पे भी उनको अपनी प्रेजेंस फील कराई। फिर देखो सबसे बड़ा मिरेकल क्या हुआ उनके साथ। कहती है जैसे ही वो जल प्रसाद हम सब ने पिया, वो जल प्रसाद पीते ही देखो था तो वो नॉर्मल पानी, लेकिन रब के घर में आप छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रखोगे ना वो अमृत बन जाता है, वो पानी नहीं रह जाता। चाहे आप किचन में ही अपने किसी जग में भर के रख रहे हो, आप उसे पानी नहीं कह सकते, आप उसे जल ही बोलोगे, क्योंकि गुरुजी की नज़र है कण कण में हर जगह। तो जब वो बोल रही थी तो मैंने भी उन्हें पहले करेक्ट करा कि वो पानी नहीं है, वो जल है जो आपने पिया, वो अमृत था। कहती वाकई में अमृत था वो।
फिर कहती हुआ क्या मेरे साथ, कहती हम ना बैठ गए, हमने जल प्रसाद जब पी लिया तो हम रूम में बैठे हुए थे, तो पता नहीं अचानक 1:15 या 1 बजे उनके हस्बैंड ने उन आंटी को बोला कि तू मेरे साथ 2 मिनट बाहर चल गुरुजी के दरबार में, क्योंकि उनके रूम के बाहर समझ लो एक ड्राइंग रूम टाइप होता है, वहाँ पर दरबार लगवाया था उन्होंने। तो वो आंटी ना अपने हस्बैंड के साथ दरबार में आ जाती हैं गुरुजी के पास। जब वो गुरुजी के पास बैठ आती हैं तो उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं कि मैं गुरुजी की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा। और ये ड्रिंक का किस्सा क्या था वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा भूल गई हूँ, अभी शेयर करती हूँ। बड़े दिनों बात कर रही हूँ ना सत्संग, सो इसलिए थोड़ा सा स्किप आउट भी कर दी हूँ। और बहुत पुराना सत्संग है ये, लेकिन है बहुत अमेजिंग। तो वो जब आंटी ये बात सुनती हैं वो बहुत रोती हैं गुरुजी के आगे कि गुरुजी आपने पहली बारी सत्संग घर में करवाया, इतने दर्शन दिए, और जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने हस्बैंड को बोल बोल कर थक गई थी, ड्रिंक छोड़ दो, बच्चे छोटे हैं घर में और कोई भी नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, लेकिन हमारी हमेशा लड़ाई होती थी। और उनके हस्बैंड उनको एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ बहुत करते थे, वो बहुत गलत बातें बोल देते थे उनको, आंटी को। तो आंटी ने बहुत रोई कि गुरुजी आपने एक सत्संग करवाने में मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छुड़वा दी। वो गुरुजी की दीवानी हो गई उस दिन, और उन्होंने रात रात में मेरे को सारा ये सत्संग सुनाया। मैं भी बड़ी खुश कि वाह गुरुजी, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ है। अब हुई क्या थी, सत्संग के एक दिन पहले जो है राखी थी, जब उन्होंने सत्संग करवाया था, तो वो क्या बताती हैं कि उनके हस्बैंड की 3 या पता नहीं 4 सिस्टर्स हैं और उनके बच्चे सब घर पर आए हुए थे। तो कहती कि ना रात को ना सारे बच्चे बोल रहे कि हमारे मामा कहाँ हैं, मामू को बुलाओ, मामू को बुलाओ। और उनके मामा कहाँ गए हुए थे, वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने इधर उधर घूम रहे थे, रात के 3-3 बजे तक वो घूमते रहते हैं। तो कहती मैंने ना बहुत कॉल करे अपने हस्बैंड को, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे थे और घर भी नहीं आए। और कहती जब आए तो 3:30 या 4 बज रहे थे, हम सब जगे हुए थे, और बच्चे बेचारे उदास, बहन उदास, मम्मी उदास, मैं भी उदास कि ये मतलब हम क्या करें। कहती जब वो घर आए तो मेरी उनसे लड़ाई हो गई। मैंने उनको बोला कि जब आपको पता है आपकी बहनें, उनके बच्चे सब घर में आए हुए हैं, तो आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि दोस्तों के साथ ना जाकर अपनी फैमिली के साथ रहो। अगर एक दिन ड्रिंक नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। अंकल को बहुत गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने इतनी गलत बातें आंटी को बोल दी, हद से ज़्यादा गलत लैंग्वेज यूज़ कर दी, तो आंटी को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने बोला मुझे कोई सत्संग वत्संग नहीं करवाना और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के अभी के अभी। उन्होंने अपना पूरा बैग पैक करा और घर से बाहर निकल गई, मीन्स स्टेयर्स पर उतर गई। अब क्या हुआ, जब ये बात हो रही थी ना, तो उन अंकल की एक सिस्टर की एक बेटी है, आई थिंक वो 12th स्टैंडर्ड में है या फिर कॉलेज में आई थी अभी, उसका दिमाग गुरुजी ने कैसे घुमाया कोई नहीं जानता, क्योंकि सब कह रहे हैं हमें पता ही नहीं, ये इतनी समझ वाली लड़की नहीं है, इसने ऐसा क्या समझाया। तो जब वो उसकी मामी नीचे उतरती है, वो लड़की अपनी मामी को कहती है आप 2 मिनट के लिए मेरे कहने पर घर पे वापस आओ। वो खींच के उनको ले आती है, लाती है, रूम में लेकर जाती है और अपने मामा को भी रूम में ले जाती है, दोनों को वहाँ पर बिठा देती है। तो जब दोनों को वहाँ पर बिठाती है, उनको पता नहीं ऐसा क्या समझाती है, तो जो वो आंटी होती है ना, वो शांत हो जाती हैं, अपना बैग वापस रखती हैं और कहती हैं कि चलो ठीक है, और वो अंकल भी सॉरी मान लेते हैं। और अगले दिन सत्संग होता है, और अगले दिन ही गुरुजी उनको वो चीज़ दे देते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से वो आंटी घर छोड़ रही थी, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी और ऐसे हैं उनके अमेजिंग मिरेकल्स। सो ये था वो सत्संग। और इस सत्संग की जो पिक है, जो मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी बट शेयर नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरा पेज हैक हो गया था तब। सो अब मैं वो शेयर करूँगी क्योंकि मुझे वो पिक भी मिल गई है, और होपफुली आज ही शेयर करूँगी वो पिक, और ये सत्संग भी लिख कर शेयर करूँगी बिकॉज अभी तक मैंने ये लिखा नहीं है। सो ये था आज का सत्संग, और मुझे नहीं पता ये किसके लिए, गुरुजी ने किसको सुनवाना था। सो बस गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे ही अपनी सेवा करवाते रहना और संगत को अपने से जोड़ते रहिएगा, जिसके लिए हम यहाँ स्टार्टिंग से लाइव पे आए, और बस और कुछ नहीं चाहिए। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक अंकल हैं, मुझे उनका नेम तो याद नहीं है, उनकी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ उनके लिए अरदास कीजिएगा, क्योंकि उनकी सिस्टर के अभी बेबी हुआ है और उनको माइंड से रिलेटेड आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, बट प्लीज़ आप सब मिलकर उनके लिए अरदास करो कि गुरुजी उन आंटी को ब्लेस करें, उनको ठीक करें।